गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे आपका क्षितिज पार्ट 2 नेताजी के चश्मा। क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है वो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ये वाला चैप्टर है, ये भी आपके यूनिट टेस्ट में आएगा, यूनिट टेस्ट 2 में। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो ये पहले आप लोग पाठ पढ़ चुके हैं। तो ये बताइए बेटा अमोक, स्टैंड अप। ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, ये किसके ऊपर है? पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में, इसको पढ़ा है पार्ट को? नहीं। वेरी गुड। एग्जाम में क्या करोगे? सिट डाउन। एंजलिना, पढ़ा है बेटा इस पार्ट को? ये क्या है, कहानी क्या है? मैम कैन आई एक्सप्लेन? वेट बेटा, वन बाय वन। थोड़ा उठ के खड़े होके बेटा। ओके, सिट डाउन। वेरी गुड। यस, अब कौन बताएगा क्लास में, ऑनलाइन क्लास में? मैम कैन आई टेल? यस बच्चे। मैम नेताजी का चश्मा, मैम ये पार्ट मैम मैम हालदार साहब के ऊपर बेस्ड है कि मैम एक मूर्ति के ऊपर बेसिकली बेस्ड है, जिसमें वो बताया गया था कि एक गांव में लोगों ने एक मूर्ति का नेताजी की मूर्ति का बनाने के लिए उन लोगों ने सोचा था, और उसे बनाने के लिए उन लोगों के पास कोई मूर्तिकार नहीं था, इसीलिए उन्होंने वहाँ के एक अध्यापक से उस एक स्कूल के अध्यापक से उस मूर्ति का को बनाने के लिए कहा था उससे। जब वो मूर्ति बन गई थी तब उसमें एक चीज की कमी थी, जो थी नेताजी का चश्मा। उनका चश्मा जो था उसमें नहीं था। ये ये स्टोरी इसी पे बेस्ड है कि हालदार साहब जब अपने एक काम के कारण उस जगह पे आते हैं और मूर्ति के ऊपर चश्मे अलग सा चश्मा देखते हैं, तो वह वहां के पान वाले से पान खाते समय पूछते हैं कि भाई इस मूर्ति का चश्मा कैसे बदल गया, मतलब ऐसा कैसे है? वो बताता है कि यहाँ पर कैप्टन नाम का एक चश्मा वाला है जो हर रोज मूर्ति में एक नया चश्मा लगा देता है। जब कोई भी उस मूर्ति से कोई वही चश्मा मांगता है तो वो उस मूर्ति का चश्मा उतार कर उसे दे देता है, और उस मूर्ति को दूसरा चश्मा लगा कर दे देता है। हालदार साहब इससे यह सुनकर बहुत ही उत्साह आ गए, उत्साह लग गई उन्हें, बहुत मजा, उन्हें उस मूर्ति पे बहुत ज्यादा। यस। हम इंटरेस्ट को मैम हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, समझ आ गया। यस, नेक्स्ट। उन्हें उन्हें उस पर बहुत, जिसके कारण उन्होंने उसे वो हर दिन उस मूर्ति को देखने के लिए वहां पे जाते थे, और हर दिन उस मूर्ति पे एक नया चश्मा वो देखते थे। कुछ दिनों के बाद कैप्टन चश्मेबाजी की मौत हो गई थी। जब हादा साहब ने ये सुना तो उन्हें उन्हें बहुत दुखी हुई, क्योंकि अब उन्हें लगता था कि अब मूर्ति पे कोई भी नया चश्मा नहीं लगाएगा, और इसीलिए वह अपने ड्राइवर से उसके बाद वहां से वो कभी भी उस शहर से ना निकलने का सोच रहे थे। और एक दिन जब वह अपने उसी जगह से उस मूर्ति के पास से जा रहे थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा था कि थोड़ा जल्दी चलाना, उस मूर्ति के पास आज मत रुकना। और जैसे ही पर वो मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही मूर्ति को देखा, उन्होंने अपने ड्राइवर को जल्दी से रुकने को कहा और उस मूर्ति की तरफ चल गए। गए तो उन्होंने देखा उस मूर्ति में छोटे छोटे चश्मे बने थे, जो उसी स्कूल के बच्चों ने बनाए थे। इससे उन्हें यह पता चला कि इस जगह पे भी देशभक्त हैं, अभी भी जिंदा हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से समझाया। सुना, ये स्टोरी जो है, और कोई जो बताना चाहेगा? और कोई है? ये जो स्टोरी है, जो कहानी है,
खींचा गया। अब मैं शॉर्ट में स्टोरी आपको पूरी बता रही हूँ। इसको अगर आप लोग सुन लोगे और समझ लोगे तो जो आपके प्रश्न आएंगे अभी, ठीक है, वो आराम से आप लोग कर लोगे। पहली बात है कि एक छोटे से कस्बे की कहानी है। उस कस्बे में ज्यादा चीजें नहीं है। वहाँ पे दो पाठशाला है, दो स्कूल है, और वहाँ पर ओपन एयर सिनेमा घर है। ओपन एयर सिनेमा घर क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर हॉल आप लोग देखते हैं कि आप लोग जा रहे हैं मल्टीप्लेक्स वगैरह, उस तरीके के नहीं होते, वहाँ पे छत नहीं होती, ठीक है। ओपन एयर का मतलब होता है कि बस आपका एक उन्होंने होम थिएटर टाइप का लगा दिया, उसको आप देख रहे हैं और जाइए टिकट लीजिए, देख लीजिए मूवी, और वो है वहाँ पे छोटा सा कस्बा है। और वहाँ पे एक ही नगर पालिका है, वहाँ पर एक नगर पालिका है जो अपने छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित कराकर दिखाती है कि हम अभी हैं। लाइक किसी उसको बुला लिया, संगीतकार को बुला लिया, संगीत की एक प्रोग्राम करा दिया, कभी सड़कें ठीक करा दी। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम करा के यहाँ कार्यक्रम करा के दिखाते थे कि हाँ भाई नगर पालिका कुछ कुछ काम कर रही है। अब क्या होता है कि ये वहाँ पे नगर पालिका सोचते हैं कि अब कुछ और काम करा जाए कि जिससे हमारा नाम हो कि भाई हम भी हमारे सरकारी तंत्र के द्वारा भी कुछ काम कराया जा रहा है। तो क्या डिसाइड होता है कि क्यों ना चौराहे पर एक मूर्ति बनवाई जाए। मूर्ति किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनवाई जाए चौराहे पर, ठीक है। डिसाइड हो जाता है, सब लोग ये निश्चय कर लेते हैं कि हाँ एक मूर्ति बनवाई जाएगी। लेकिन अब मूर्ति बनवाने का ये तो हो गया एक पिक्चर की, हाँ नेताजी की मूर्ति बनवाई जाएगी। अब मूर्तिकार कहाँ से आए, किससे बोला जाए, तो एक कमेटी गठित हुई कैसे क्या करना है। तो जब सब हौच पौच होने लगा, सब चीजें अस्त व्यस्त होने लगी, तो ये काम उठा के कैसे कि एक काम को निपटाना है, ठीक है। निपटाने के उससे जो कस्बे के टीचर थे, जो शिक्षक थे कला के, ठीक है, आर्ट के जो शिक्षक थे, उनको ये काम दे दिया गया, उनको ये काम सौंप दिया गया और बोला गया कि मूर्तियां आपको बनानी है, ठीक है, ये मूर्ति अब आपको बनानी है। तो उन्होंने भी चलो ठीक है ले लिया इस मूर्ति का जिम्मेदारी ले ली कि हाँ भाई चलो हम ये मूर्ति बना लेते हैं। अब मूर्ति बनके तैयार हो गई। मूर्ति जब बन गई तो वो अच्छी बनी थी, देखने में सुंदर, एक संगमरमर की मूर्ति। अब आप लोग सोच लीजिए एक संगमरमर की मूर्ति है नेताजी की, जो आर्ट टीचर ने जितना उसको समझ में आया, कला के शिक्षक को, तो उन्होंने जिस तरीके से समझाया होगा तो मूर्ति बनकर तैयार हो गई। अब मूर्ति सुंदर थी, देखने में अच्छी थी और बहुत ही काल्पनिक तरीके से उसको अच्छे से बनाया गया था। उसमें क्या कमी थी, उसमें कमी थी चश्मे, क्योंकि नेताजी की आंखों पे आपने देखा होगा हमेशा एक चश्मा चढ़ा रहता था, तो उसमें कमी थी चश्मे की। नेताजी का चश्मा इसीलिए इस पार्ट का नाम रखा गया। अब चश्मे की कमी थी तो क्या था, पहले सोचा गया, जो हालदार साहब थे उन्होंने सोचा कि लेखक बता रहे हैं कि हो सकता है कि इतना बारीक काम जो है, क्योंकि चश्मा एक संगमरमर का पत्थर है, चश्मे को आपको ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, आपको फ्रेम बनाने के लिए बहुत बारीकी से काम करना, तो हो सकता है वो बारीकी करते हुए चश्मा टूट गया हो, पहली चीज। दूसरा, वो बारीक काम जो शिक्षक थे उनके द्वारा हो ही ना पाया हो, दूसरी बात। और तीसरी बात, हो सकता है वो शिक्षक वो चश्मा बनाना भूल गए। तो यहाँ पर 3 रीजन यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है, यहाँ पर जो पात्र है, मुख्यतः 3 पात्रों को यहाँ पर रखा गया। पहला पात्र है यहाँ पर हालदार साहब, ठीक है, जो अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरा करते थे, अपनी जीप में बैठकर वो गुजरा करते थे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बताया है पान वाला, उसकी वहां पे एक पान की छोटी सी दुकान थी जिसमें वो बैठ के सबको पान देता था, और उसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पास से उसकी दुकान थी। दूसरा बताया है यहाँ पर पान वाला। और तीसरा है यहाँ पर जो कैप्टन चश्मे वाला के नाम से उसको सब जानते थे, कैप्टन चश्मे वाला। अब तीनों को दोनों जो है, पान वाला और जो कैप्टन चश्मे वाला है, इनको आप पहचानेंगे कैसे, इन्हें देखने में कैसे थे, ठीक है। तो इन्हें देखने में जो पान वाला था वो एक मोटा तोंद वाला काले रंग का, जिसके हमेशा मुंह में पान ठूसा रहता था, और उसकी जो बत्ती सी थी, उसके जो दांत थे वो हमेशा किसी पान से लाल रहते थे। उसको ये बताया, और वो उसका स्वभाव कैसा था, हंसोड़ किस्म का स्वभाव था। हंसोड़ मतलब वो हमेशा हंसता रहता,
हमेशा मजाक उड़ाता रहता था, मजाक बनाना, हंसना, ये उसका चरित्र था। उसका चरित्र अगर पूछा जाता है तो वो एक मोटा तोंद वाला, ठीक है, और जिसकी बत्ती सी हमेशा लाल रंग की रहती थी क्योंकि वो पान को चबाए रहता था, तो वो ऐसा था देखने में। अब यहाँ पर तीसरा चरित्र जो बताया गया है वो है कैप्टन चश्मे वाला। अब कैप्टन चश्मे वाला, जैसा कि नाम से आप कैप्टन चश्मे वाला, तो एक दिमाग में एक छवि बनती है। कैप्टन मतलब बड़ा ही, जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं इस तरीके का कोई इंसान होगा, या सोल्जर मतलब जिस तरीके से होते हैं वैसा होगा। वो बिल्कुल उससे अलग था, एक मरियल सा, ठीक है, एक मरियल सा बुढ़ा ही कहेंगे उसको, और पतला दुबला सा, हाँ, और जिसकी एक पैर नहीं था, ठीक है, उसको सब लंगड़ा लंगड़ा भी बोलते थे, उसका एक पैर नहीं था, और चश्मा बेचता था एक बड़ा सा, जैसे संदूक टाइप का होता है, पतला सा, आप लोगों ने देखा होगा, पहले चूड़ी वाले भी आते थे टांग के, ठीक है, बड़ा सा संदूक रहता है, और उसके पास कोई दुकान नहीं थी, तो उसी में अपने चश्मे के फ्रेम रखे और मूर्ति के पास आके वो बेचता था। ठीक है, यहाँ पर आप ये तीन पात्र आपके सामने हैं, एक है हालदार साहब, दूसरा है पान वाला, और तीसरा है हमारा कैप्टन चश्मे वाला। अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि नेताजी की चश्मा बनाना, जो नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं है, लेकिन जो ये बात है वो कैप्टन चश्मे वाले से नहीं देखी जाती है, क्योंकि उसके अंदर कूट कूट कर देशभक्ति भरी हुई है। जरूरी नहीं है कि हम जाकर अपनी सरहद पे लड़े तभी हमारे अंदर देशभक्ति आएगी। देशभक्ति किसी के भी अंदर कहीं भी हो सकती है, वो छोटी छोटी बातों में झलकती है। तो यहाँ पर वो जो कैप्टन चश्मे वाला है, उसको वो मूर्ति अच्छी नहीं लगती है बिना चश्मे के, तो वो क्या करता है, जो उसके पास थोड़े से फ्रेम रहते हैं चश्मे के, वो उनको नेताजी की आंखों पर चढ़ा देता है। तुम्हें नींद आ रही है, वो बहुत तेज है, वो नेताजी की आंखों पर जाके चढ़ा देता है। और अगर कोई ग्राहक उसके पास आता है उसके बाद, और अगर उसको वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है, तो फ्रेम बदलता है, कभी गोल होता है, कभी चौकोर होता है, तो इस तरीके से फ्रेम बदलता रहता है। अगर उसके ग्राहक को वही फ्रेम चाहिए होता है, तो वो माफी मांगते हुए नेताजी की मूर्ति से वो फ्रेम उतार के अपने ग्राहक को दे देता है, और नेताजी की आंखों पर एक दूसरा फ्रेम चढ़ा देता है। यस बेटा, मांगते किससे? मूर्ति से, कि मैं आपकी आंखों से उतार रहा हूँ चश्मा। उसके अंदर इतनी भावना, प्रेम है देश के प्रति कि उसे अच्छा नहीं लगता कि वो मूर्ति पे से चश्मा उतार रहा है, ठीक है, तो वो दे देता, अपने ग्राहक को वो फ्रेम दे देता है। अब यहाँ पर जो दूसरा पात्र है हालदार साहब, क्योंकि वो उस कस्बे से डेली रोज गुजरते थे, तो वो रुक के, वो जो पान वाले की ढाबली है उस पर रुक के रोज एक पान खाते, रोज एक पान खाते थे। और जब उन्होंने, उनकी निगाह किस पे गई, उनकी निगाह गई मूर्ति पे, और उन्होंने मूर्ति पे जब चश्मा देखा, एक फ्रेम असली का चढ़ा हुआ, तो उनको पहले तो हंसी आई, ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई इस मूर्ति पे संगमरमर की मूर्ति है, तो वो चश्मा क्यों नहीं है। फिर उन्होंने जब चश्मा देखा तो उनके दिमाग में बहुत से सवाल है कि भाई ठीक है, ये मूर्ति पे चश्मा लगाया है, बनाना भूल गए, हमें तो असली फ्रेम लगा दिया है। लेकिन जब वो रोज वहां पे पान खाने आते थे, तो उनको आए दिन मूर्ति पे फ्रेम दूसरा मिलता था, कभी वो चौकोर होता था, कभी वो गोल होता था, तो उनको आश्चर्य हुआ, ठीक है, आश्चर्य हुआ, और उन्होंने सोचा कि ये कौन करता है, ये इतना टाइम किसके पास है कि जो ये रोज काम करे। तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि ये जो चश्मा है ये रोज बदलता रहता है, ये करता कौन है, किसने लगाया है ये फ्रेम। तो जो पान वाला था वो पहले हंसा, उसकी टोन थिरकी, ठीक है, और उसके बाद उसने जो मुंह में उसके पान था ढेर सारा, उसने उसको पहले थूका साइड में और बताया कैप्टन चश्मे वाला। ये हरकत जो है कैप्टन चश्मे वाला रोज करता है। तो जब हालदार साहब ने सुना कैप्टन चश्मे वाला, तो उन्हें लगा कि कोई सेनानी होगा, कोई स्वतंत्रता सेनानी कोई होगा जो ये करता है। तो कहते वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है लंगड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा हालदार साहब को अजीब भी लगा कि इस तरीके से बात कर रहा है किसी के लिए जिसके अंदर इतनी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। लेकिन उनको ये भी अच्छा लगा कि भाई आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं, ऐसा कोई है जो इतना ख्याल एक मूर्ति का रख रहा है, तो वो देश के लिए क्या कर गुजरेगा। कोई बात नहीं, फिर वो पान खाने आते रहे और उस मूर्ति का चश्मा चेंज होता हुआ देखते रहे। तो उनके दिल में एक और जिज्ञासा जगी कि मुझे कैप्टन चश्मे वाले को देखना है, वो दिखता कैसा है। तो एक दिन वो रुके पान खाने के बाद इतने में उसने कहा,
जो पान वाला था कि देखिए वो आ रहा है कैप्टन चश्मे वाला। तो जब उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि वो एक मरियल सा अभेद उम्र का आदमी है जो लंगड़ा है, जिसका एक पैर नहीं है और एक संदूकची अपनी टांगे हुए वो चला आ रहा है। और आखिर वो वहां पे अपना चश्मे का जो उसका वो क्या कहेंगे संदूक था उसको खोल के बैठ जाता है और उससे जो भी ग्राहक आते हैं उनको वो अपना फ्रेम दे देता है। अब बात ये रही, फिर कुछ दिन बाद ये चीज जब होती रही और एक दिन क्या होता है, हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजर रहे होते हैं तो सारी दुकानें बंद होती हैं, सारी दुकानें बंद है और वो निकल रहे हैं तो पान वाले की दुकान बंद है, क्यों बंद है, और थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हुआ क्या है, कि सब दुकानें क्यों बंद है, आज कोई कर्फ्यू तो लगा नहीं, बाजार बंदी भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है। तो जब नेक्स्ट डे वो फिर वहां से निकलते हैं तो देखते हैं नेताजी की आंख में चश्मा नहीं है। वो पान वाले के पास आते हैं और उससे ये कारण इसका कारण पूछते हैं। तो वो कहते हैं कैप्टन नहीं रहा। कैप्टन नहीं रहा जब वो बोलता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि कैप्टन नहीं रहा। कैप्टन कौन, वो चश्मे वाला, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक, तो ये सुनकर जो हालदार साहब है वो भी बहुत आहत होते हैं और यहाँ से पता चलता है कि जो पान वाला था जिसका हंसोट स्वभाव था, जो उसका मजाक बनाता था कैप्टन चश्मे वाले का, उसके अंदर भी उसके लिए प्रेम था, उसके मरने के बाद वो भी रोया। ठीक है, तो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता और वो सोच लेते हैं कि अब मैं इस कस्बे में कल से नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ पे अब पान खाने के लिए नहीं रुकूंगा, किसी और जगह पे मैं रुक के पान खा लूंगा, लेकिन अब मेरा मन यहाँ रुकने का नहीं करता। तो अगला दिन जब होता है तो कैप वो जो है हालदार साहब अपने जीप वाले को बोलते हैं कि आज हम वहाँ पे पान खाने नहीं रुकेंगे, कहीं और पे रुक के पान खा लेंगे, तुम वहाँ से जीप जल्दी से निकाल लेना, अपनी गाड़ी जल्दी से वहाँ से निकाल लेना, हम कहीं और रुक के पान खा लेंगे। तो उसका जीप वाला वही करता है, जैसे ही रास्ता आता है तो वो जोर से जूम से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करता है। तो अचानक हालदार साहब ना चाहते हुए भी उनका ध्यान कहाँ जाता है, मूर्ति पे। ठीक है, और एकदम से वो अपने जो ड्राइवर होता है उसको रुकने का आदेश देते हैं कि जब तक गाड़ी रुकती तो हालदार साहब गाड़ी से अपनी जीप से कूद पड़ते हैं और जाकर सीधा मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको वो देखते हैं कि मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ है। किस चीज का चश्मा लगा हुआ है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि झाड़ियां सरकंडे जिसे कहते हैं, कुछ ऐसे जो सूखी हुई झाड़ी नहीं होती है उसका तोड़ के कुछ शेप्स बना देते हैं बच्चे, गांव के बच्चों को देखा होगा। ठीक है, तो उन्होंने उसको तोड़ के उसका चश्मे के शेप देके नेताजी की आंखों पर चढ़ा रखा। तो जो वो हालदार साहब है जब ये देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और उनको क्यों अच्छा लगता है, उनका दिमाग में उनके दिल में ये चीज आती है कि आज से देशभक्ति, हमारा जो फ्यूचर है, हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चे हैं उनके अंदर भरी हुई है। अगर बच्चों ने ये कार्य किया है तो कम से कम उनके अंदर ये है कि वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको ये चीज अच्छी लगती है कि हमारा भविष्य अभी जिंदा है, हमारा भविष्य अभी खराब नहीं हुआ, उनके अंदर अभी देशभक्ति है और उनके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो ये जो हमारी कहानी है वो नेताजी की मूर्ति की इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप सबको समझ में आया? यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। अब ये जो कहानी है इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो मुख्य पात्र जो है, मुख्य पात्र 3 ही बताए गए हैं। पहला है हालदार साहब, दूसरा है पान वाला और तीसरा है कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, ये 3 मुख्य पात्र हैं। और उसके बाद जो जिसकी बात यहाँ पर एक पात्र के रूप में हुई है वो है जो कला के, जो आर्ट के जो शिक्षक हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाकर खड़ा किया। ठीक है, अब ये मूर्ति आप लोगों की बुक में भी है, इसको आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं कि कैसी दिखती थी, उसकी फोटो दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, और उसके बाद ये जो कहानी है वो नेताजी की मूर्ति की इर्द गिर्द घूमती रहती है। और देखने में सब कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। और पान वाला और कैप्टन के बारे में ज्यादातर प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ जाते हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग का प्रश्न पत्र अब जो है वो बाहर से आएगा, हम लोग नहीं बनाएंगे। आपका हाफ ईयरली का, फाइनल का तो आता ही है, हाफ ईयरली का भी जो पेपर है वो बाहर से आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी
तैयारी इस तरीके से रखिएगा जैसे अब आपने पार्ट को समझ लिया कि आप अपना जो चैप्टर है उसको पढ़िए और उसको समझिए। जो क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि चैप्टर से बने हुए प्रश्न आ जाएं और वो आते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि उसका स्वभाव कैसा था, कान वाला देखने में कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, ठीक है। और ये पूछ लेंगे कि वो दिखने में कैसा था, जो कैप्टन चश्मे वाला था। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी तैयारी रखिएगा। ओके क्लास, ऑनलाइन सब बच्चे, अनुज्ञा, प्रिया, अर्पित, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि पेपर आपके स्कूल में नहीं बनेगा, तो उस चीज को ये ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है। और ये चीज आप लोग के कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं क्लास 10 के कि मैम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा आपका यूनिट टेस्ट। तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपकी तैयारी जो है वो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें यूनिट टेस्ट में आपके एमसीक्यू आएंगे, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज आपकी तैयारी जो है वो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑनलाइन होगा तो वो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन के लिए, अगर मैं अभी समझा दूं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगेगा कॉपी खोलेंगे, किताब खोलेंगे और हम आंसर लिख देंगे, तो उनके लिए दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी तैयारी है वो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। Is it clear to all of you? Any problem? No, ma'am. और अगेन एंड अगेन आप लोग मुझे मैसेज नहीं करेंगे कि मैम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी ऑफलाइन के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए कि आप ही के लिए अच्छा है। और अब मैं आप सबको एक काम दे रही हूँ, आप सबको सीबीएसई में जो आपका सिलेबस है सबको सर्च करना है, जिसको मिल जाएगा कि हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और फाइनल में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, देन वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। 9th और 10th का, क्योंकि कल से मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी का हो जाता है तो आप लोग मुझे प्लीज सेंड कर देगा, हो गया? स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो देन सेंड मी 9th एंड 10th ऑल्सो, हाँ 9th एंड 10th, ठीक है। दोनों का जिसको मिल जाए आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा कि कौन से चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में और कौन से चैप्टर्स आपके फाइनल में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जिसको मिल जाए मुझे सेंड कर देना, क्योंकि मैं कल से ट्राई कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क इश्यू है, मेरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके चैप्टर्स होंगे हम लोग उसको एक बार देख लेंगे आपके हाफ ईयरली के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली में अभी बहुत टाइम है। ऑलराइट, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, हाँ मैम। बाय बच्चे।